Welcome, students. Continuing the same topic, that is factors affecting India's climate. Today we will understand how upper air circulation, that is jet streams, western cyclonic disturbances, and tropical cyclones influences the climate of India. Now let's understand how upper air affects India's climate. Now students, look at this image carefully. In the last class we have read few important points. अब आप इसमें देखो, हमने ये पढ़ा था कि जहाँ लो प्रेशर जोन था वहाँ पर टेम्परेचर कैसा था, बहुत हाई था, और हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो राइज अप हो गए थे. वहाँ से फिर ये राइजिंग एयर जैसे मैंने मार्क की हुई है, तो ये राइजिंग एयर कैसी थी, राइज होने के बाद में डाइवर्ज होती है एक सर्टेन लिमिट पे जाके, और वो सर्टेन लिमिट क्या है, ट्रोपोपॉज की. ट्रोपोपॉज पे पहुंचते ही हमारी जो ये विंड है इसकी पूरी एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, कूल डाउन होने लगती है, और इसकी ये काफ़ी वीक हो जाते हैं एयर मॉलिक्यूल्स. तो वहाँ जाके दे स्टार्टेड डाइवर्जिंग. कुछ एयर है जो वो नॉर्थ डायरेक्शन में डाइवर्ज होती है, कुछ साउथ डायरेक्शन में, और डाइवर्ज होने के बाद में अगेन द एयर सबसाइड्स. अब जो एयर सबसाइड होके अर्थ सरफेस पे वापस पहुंच जाती है, और अर्थ सरफेस पे पहुंचती है किस जोन में पहुंचती है, वो हाई प्रेशर जोन में. और अर्थ सरफेस पे हाई प्रेशर जोन में पहुंचने के बाद वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. तो ये जो अर्थ पे एयर पहुंचती है और हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में मूव करती है, इन विंड्स को तो हम कहते हैं, इस एयर को हम कहते हैं सरफेस विंड्स. अब बात आती है अपर एयर क्या है और अपर एयर सर्कुलेशन क्या है. अपर एयर तो जो हमारी डिसेंडिंग एयर है या डाइवर्जिंग एयर स्ट्रीम्स हैं उनको हम कहते हैं अपर एयर. मतलब ये ऊपर एटमॉस्फेयर में ट्रोपोपॉज के पास जाके अब मुड़ रही है ना, टर्न हो रही है, वो टर्न ले लेती है, तो ये डाइवर्जिंग एयर जो होती है या डिसेंडिंग एयर, इसको हम कहते हैं अपर एयर. अब अपर एयर सर्कुलेशन क्या है, डाइवर्ज होने के बाद में, डिसेंड होने के बाद में कुछ एयर तो जो है सबसाइड होती है, लेकिन कुछ अमाउंट एयर का सबसाइड नहीं होता, वो ऊपर ट्रोपोपॉज के ही एरिया में घूमता रहता है, वहीं सर्कुलेशन उसका बन जाता है. तो जो एयर सबसाइड नहीं होती और ट्रोपोपॉज में ही रह जाती है, वो वहाँ काफ़ी हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी से मूव करना शुरू करती है. तो ये जो एयर जो सबसाइड नहीं हुई है और ट्रोपोपॉज में ही घूम रही है, उसको हम कहते हैं अपर एयर सर्कुलेशन. उस एयर की मूवमेंट जो कि ट्रोपोपॉज में हो रही है उसको हम कहते हैं अपर एयर सर्कुलेशन, और इन्हीं विंड्स को कहते हैं जेट स्ट्रीम्स. अब आपको समझ में आएगा, जेट स्ट्रीम्स कोई स्पेशल टाइप की विंड नहीं है, ये वही हवा है, वही विंड है, वही एयर मॉलिक्यूल्स हैं या एयर है जो अर्थ सरफेस से, अर्थ कर्वेचर से, मैंने आपको समझाए थे कि राइज अप हुए हैं, डाइवर्ज हुए हैं और सबसाइड हो गए. लेकिन जो एयर सबसाइड नहीं होती, ट्रोपोपॉज में ही घूमती रहती है, ऊपर ही रह जाती है, वही एयर जेट स्ट्रीम बन जाती है, उसी को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं. अब जेट स्ट्रीम समझने के बाद में हमें ये जानना ज़रूरी है कि जेट स्ट्रीम्स कितने टाइप की होती हैं. ये दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है पोलर जेट स्ट्रीम और दूसरी होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. पोलर जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो पोलर रीजन में सर्कुलेट होती रहती हैं, और जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं ये सब ट्रॉपिकल रीजन में सर्कुलेट होती हैं. अब सर्कुलेट एक पर्टिकुलर इंडिया के ऊपर नहीं हो रही हैं, ये पूरा वर्ल्ड, पूरा अर्थ जो है, देखो पूरी अर्थ में, मतलब जितना लैंड मास है उसके ऊपर सर्कुलेट हो रही है. अब जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम उसको ऐसे रिलेट करेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं ये क्या काम करती हैं, ये हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, या वर्ल्ड में किसी पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये हमने समझना है. इस चैप्टर में हमें पोलर जेट स्ट्रीम्स को नहीं समझना, सिर्फ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स को समझना है. अब ये जो हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं इनकी समर सीज़न में वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर पर आवर रहती है, और विंटर सीज़न में 184 किलोमीटर पर आवर रहती है अप्रॉक्सीमेटली. अब अगर इतनी हाई वेलोसिटी है और वो भी ट्रोपोस्फेरिक रीजन में,
ट्रोपोस्फियर वाले रीजन में इतना अच्छा विंड वेलोसिटी के साथ जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, तो ये हमारे या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट जोन पे क्या इम्पैक्ट डालती हैं, ये चीज़ नोट करने वाली है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट जोन जो है, जैसे हमारे इंडिया का क्लाइमेट जोन कैसा है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट वी आर हैविंग। तो इंडिया का अगर मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है तो यहाँ पर ये जेट स्ट्रीम्स क्या इफेक्ट डाल रही हैं। जेट स्ट्रीम से ये होता है कि यहाँ का जो वेदर फ्लक्चुएट होता है, वेदर की जो वेदर कंडीशंस जो हम देखते हैं सीजनली या टाइमली फ्लक्चुएट होती रहती हैं, वो इन जेट स्ट्रीम्स की वजह से ही होती हैं। और कई बार तो कई ड्रास्टिक इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं जेट स्ट्रीम्स की वजह से। तो अब हमने अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में जेट स्ट्रीम्स को डिफ़ाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द डाइवर्जिंग एयर मासेस फ्लोइंग इन द ट्रोपोस्फियर। और अगर इसकी फॉर्मल सी डेफिनेशन हमने लिखनी हो तो क्या बन जाएगी, द अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन फ्लोइंग विद वेरी हाई वेलोसिटी 110 किलोमीटर पर आवर इन समर एंड 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर रिस्पेक्टिवली, and has a drastic meteorological impact over climate zones. Fine. अब सबसे पहले हम लोग सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स की लैटिट्यूडनल पोजीशन देखते हैं। तो इनकी लैटिट्यूडनल पोजीशन जो है वो है 27 डिग्री टू 30 डिग्री। अब इन जेट स्ट्रीम्स की पोजीशन जो है समर और विंटर में हमारे यहाँ इंडिया में वेरी करती है, क्योंकि विंटर सीजन में ये जेट स्ट्रीम जो हैं हिमालय के साउथ में होती हैं और समर में ये जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो हिमालय के नॉर्थ में होती हैं। अब ये जेट स्ट्रीम्स की पोजीशन में समर और विंटर में इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है, तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है ITCZ, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसकी वजह से जेट स्ट्रीम जो है समर में नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती हैं और इसी शिफ्टिंग की वजह से हमारे इंडिया में समर्स में रेनफॉल होता है। कैसे होता है, मॉनसून विंड्स जो आती हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के मेन लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है समर सीजन में, और हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है, हमारे इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन पे हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, अब आपको ये तो पता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी विंड्स मूव करती हैं, तो एयर जो है वहाँ से इंडियन ओशन से अपने अंदर मॉइस्चर भर के लेके आती है और हाई प्रेशर जोन यानी कि इंडियन ओशन से मूव करना शुरू करती है टुवर्ड्स द लो प्रेशर, इंडिया की मेन लैंड की तरफ मूव करती है। अब इंडिया के मेन लैंड के बीच में कोई रुकावट नहीं है ना, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो कहाँ फ्लो कर रही हैं, इन द नॉर्थ ऑफ हिमालय के नॉर्थ में चली गई हैं, तो कोई बैरियर है ही नहीं। तो डायरेक्ट जो है ये मॉनसून विंड्स हिमालय से टकराती हैं और रेनफॉल करती हैं, अच्छी खासी यहाँ बारिश हो जाती है। अब इसी को विंटर के सीन के अकॉर्डिंग समझते हैं। जब विंटर सीजन होता है तो ये जो हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं वो क्या आ जाती हैं, हिमालय के साउथ में आ जाती हैं। अब हिमालय के साउथ में आने की वजह से यहाँ पर जेट स्ट्रीम क्या है, हाई वेलोसिटी विंड्स हैं, और विंटर में इनकी स्पीड कितनी होती है, 184 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेटली, इतनी तेज़ हवाएं हैं। वैसे तो हमारे यहाँ विंटर्स में कोई मानसून नहीं आता, ये आप सबको पता है, बट इन केस ऐसी कोई हवाएं हों जिनमें मॉइस्चर हो और वो गलती से हमारे इंडिया में बह रही हों, तो क्या होती है, ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं अपने साथ उड़ा कर ले जाएंगी। ये तो कहीं फ्लो करने ही नहीं देंगी, उनको कहीं रेनफॉल करने ही नहीं देंगी, क्योंकि इनकी तो स्पीड बहुत हाई है और ये अपनी स्पीड के साथ ही उन हवाओं को भी उड़ा कर ले जाएंगी। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन बोलोगे कि मैम विंटर में भी हमारे इंडिया में तो बारिश होती है, हमने तो ओले भी देखे हैं। हाँ बिल्कुल देखे हैं, विंटर सीजन में हमारे पास थोड़ी बहुत बारिश होती है। एक्चुअली ये जो जेट स्ट्रीम होती हैं इनका विंटर में हिमालय के साउथ में होने का अपना एक एडवांटेज है, क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम जो साउथ में प्रेजेंट है ना विंटर सीजन में अपने हिमालयस के, ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से अपने साथ मॉइस्चर यानी कि पानी लेकर आती हैं और इंडिया में बारिश कर देती हैं। तो ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं और अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं क्या बच्चों, विंटर सीजन में जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी या डेड सी, कैस्पियन सी, इनके आसपास के जो जगह है वहाँ के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ टेम्परेट साइक्लोन इस जोन में क्यों आते हैं,
मैंने ये क्यों कहा है कि यहाँ टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि ये जो एरिया है ये 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेट रीजन में आता है। तो जो साइक्लोन्स टेम्परेट रीजन में बनेंगे या टेम्परेट रीजन में आएंगे उनको हम टेम्परेट साइक्लोन कहेंगे। अब यहाँ पर मेडिटेरियन सी जो है वहाँ पर लैंड टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये साइक्लोन जो है बनते हैं। हमें ये पहले हमने पढ़ चुके हैं कि जो लैंड है वो ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होता, वो जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन जो पानी होता है ना बहुत ज़िद्दी होता है। ये आराम से गर्म होता है, देर से गर्म होता है और ऐसे ही देर से भी ठंडा होता है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर है वो इन साइक्लोन के, टेम्परेट साइक्लोन के ओरिजिन का मेन कारण है। तो अब मेडिटेरियन सी में साइक्लोन आने की वजह से जितने भी आसपास की यूरोपियन कंट्रीज़ हैं लाइक बाल्कन नेशंस, फ्रांस, पुर्तगाल, ये हैं, इन सभी कंट्रीज़ में साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। मतलब साइक्लोन की वजह से बारिश होती है जिसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो पूरा को पूरा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बन जाता है, उसमें चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे अच्छी खासी बारिश वाला क्लाइमेट हो जाता है और यहाँ काफ़ी नमी, काफ़ी अच्छी खासी मॉइस्चर भी बन जाती है। अब आप रिकॉल करो कि मैंने आपको ये बताया था कि ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ये तो पूरे अर्थ को ही नियर अबाउट 30 डिग्री लैटीट्यूड पर कवर कर रही हैं, है ना। और वहीं से ये जेट स्ट्रीम्स भी आ रही हैं। तो यूरोपियन साइड से जेट स्ट्रीम्स के आने की वजह से ये क्या करती हैं, अपने साथ सी एरिया के ऊपर से जब ये निकलेंगी तो वहाँ की सारी मॉइस्चर लेकर आएंगी। और अब ध्यान दो कि विंटर में ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो हिमालय के साउथ में बहती हैं, यही मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था। तो जब ये जेट स्ट्रीम्स अपने साथ मॉइस्चर लेकर इंडिया में आ जाएंगी तो सीधा ये हिमालय से टकराएंगी। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो हाइट है, हमारे हिमालयस की हाइट बहुत ज़्यादा है, उनका अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो ये जेट स्ट्रीम्स इतनी मॉइस्चर लेकर वो हिमालय रीजन क्रॉस नहीं कर पाएंगी, तो ये हिमालय से टकराएंगी और वहाँ बारिश करेंगी। तो अब यहाँ क्या हुआ, जेट स्ट्रीम्स एक एजेंट का काम कर रही हैं जो कि इंडिया में मॉइस्चर लेकर आई हैं, यानी कि रेन लेकर आई हैं। अब आपने देखा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती हैं वो हमारे लिए, इंडिया के लिए भी जो है, इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वो डिस्टर्बेंस नहीं है बल्कि एक वरदान साबित हुई हैं। क्यों? अगर ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस नहीं होते तो इंडिया में विंटर सीज़न में बिल्कुल बारिश नहीं होती और जो फार्मर्स हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते, क्योंकि इन दिनों विंटर सीज़न में यहाँ पर जिस रीजन में ये जेट स्ट्रीम्स फ्लो कर रही है ना, साउथ पार्ट ऑफ हिमालयज़, यहाँ पर राबी की फसल जो है किसान बोते हैं और राबी की फसल के लिए बहुत नुकसान हो जाता अगर ये मॉइस्चर ना लेकर आती जेट स्ट्रीम्स। तो ये फार्मर्स के लिए भी एक ब्लेसिंग्स है कि जब ये बारिश करती हैं हमारे इंडिया में विंटर सीज़न में तो इनकी राबी की फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं ये इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। Now the next factor is tropical cyclone which affects or influences the India's climate. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज़ अ रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो प्रेशर सेंटर, अ क्लोज लो लेवल atmospheric circulation, strong winds and a spiral arrangement of thunderstorm that produce heavy rain. अब आप ये देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डेफिनेशन जो है इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं। तो हम सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं क्या चीज़। सबसे पहले हमें ये समझना है, देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन दो डिफरेंट टर्म से बना हुआ है। एक टर्म है ट्रॉपिकल और एक है साइक्लोन। तो एक जर्नल से अगर इसकी डेफिनेशन निकालो कि वो साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं, जिनकी फॉर्मेशन ट्रॉपिकल रीजन में होती है, तो वो क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या है? तो साइक्लोन वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि कुछ साइक्लिक रोटेशन। अब साइक्लिक रोटेशन क्या होती है? जैसे अगर कोई विंड एक साइक्लिक फॉर्म में मूव कर रही है इन अ सर्कल, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी साइक्लिक रोटेशन हो रही है इस विंड की। सो दिस इज़ बेसिकली अ टॉप व्यू विच इज़ शोन इन दिस इमेज।
दिस इज़ अ टॉप व्यू ऑफ द साइक्लिक रोटेशन ऑफ अ विंड। अब ये जो विंड की रोटेशन है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, 2 ही डायरेक्शन हो सकती हैं। अब आपने मैथ्स में ये तो पढ़ा है कि सर्कल का एक सेंटर होता है और वो सेंटर ही सर्कल को डिफाइन करता है। उसी तरीके से साइक्लिक फॉर्मेशन या साइक्लिक स्टॉर्म्स का भी एक सेंटर होता है जो कि उस स्टॉर्म को डिफाइन करता है। ये जो साइक्लिक स्टॉर्म्स का जो सेंटर होता है दैट इज़ लो प्रेशर सेंटर, और ये सेंटर ही डिफाइन करता है कि साइक्लोन कब बनेगा और कैसा बनेगा। अब इससे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कहाँ फॉर्म होता है ना। तो कहाँ पे फॉर्म होगा, मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे साइक्लोन जो ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्म होते हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और साउथ डायरेक्शन में 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ये रीजन पूरा हमारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, और ऐसे साइक्लोन्स जो इस रीजन में फॉर्म होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं। बट बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो फॉर्म होते हैं 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री टू 20 डिग्री साउथ, इसके बीच में ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। 0 डिग्री से नहीं होते, 5 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 20 डिग्री तक, और 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का जो है बफर जोन कहलाता है इसके साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। साइक्लोन्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है। अभी हमने जब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस पढ़ा था तब हमने ये भी समझा था कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं इनकी वजह से ही वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। तो अब हमने इस जो है नेक्स्ट फैक्टर में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डिस्कस करना है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्म होते हैं, और उनका इम्पैक्ट देखना है कि इंडिया के क्लाइमेट पे क्या होता है। Now let's understand this cyclic formation through a short video clip. Students, this video clip is very important, so please watch this video clip with concentration so that your concept become more clear. If unable to understand, then please watch it again. अभी हमने ये बात की थी कि साइक्लोन्स में साइक्लिक फॉर्मेशन होती है। तो अब साइक्लिक फॉर्मेशन क्या है? अब अगर सर्कल में एक विंड फॉर्म हो रहे हैं तो विंड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा, आइदर इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें देखने को मिलता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें देखने को मिलता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे। नाउ एज यू नो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ट्रेड विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। अब अगर 2 विंड्स आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं एंड इफ दे आर डाइवर्जिंग टुवर्ड्स द राइट, देन बेसिक फॉर्मेशन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब हमने ये भी देखा था कि जो साइक्लोन्स में जो सेंटर होता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सेंटर, जिसकी वजह से दीज विंड्स स्पाइरल टूवर्ड्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द साइक्लोन। और जैसा कि हम जानते हैं विंड्स ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए लो प्रेशर में जाने के लिए कोरियोलिस इफेक्ट्स के साथ साथ ये एक स्पाइरल मूवमेंट होनी स्टार्ट होगी and they will start converging towards low pressure. So basically spiral movement आया low pressure को chase करते करते, और उसके साथ साथ anti clockwise direction भी आ गई because of the Coriolis effect, क्योंकि हमें ये पता है कि winds deviates towards right in the northern hemisphere only due to the Coriolis force. Similarly अब जब हम southern hemisphere की बात करेंगे तो हमें ये पता है कि विंड्स जो हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में दे डेविएट्स टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ देयर लाइन ऑफ पाथ फ्रॉम देयर सोर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगेन
अब क्योंकि सेंटर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है और इस लो प्रेशर को चेस करने के लिए दे वुड स्टार्ट डेविएटिंग, कौन, द विंड्स वुड स्टार्ट डेविएटिंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर, और इसलिए ये फॉर्मेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएगी। एंड वाइल चेजिंग द लो प्रेशर दे वुड स्टार्ट टू स्पायरल अराउंड द लो प्रेशर। इसलिए साइक्लोन्स का अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देती है और नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलती है। एंड दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज फैक्टर। अब जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको तो साइक्लोन्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उनको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए बेटर है कि ये जो साइक्लिक फॉर्मेशन है ये पूरी आप अच्छे से समझ लें, तभी आगे फिर फर्दर मूव करें। नाउ अब हमें फर्दर पढ़ना है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। अब इस साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। Now let's see the factors responsible for the formation of cyclones. The first factor is Coriolis effect. अब हमने ये देखा है कि साइक्लोन्स की जो फॉर्मेशन के लिए एक साइक्लिक फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि एक सर्कल में विंड की फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, जिसके लिए कोरियोलिस फोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज द विंड्स which gets deflected or deviate towards right and left in the northern hemisphere and southern hemisphere only because of this Coriolis effect. अब बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री टू 20 डिग्री साउथ में आपको साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जो 0 डिग्री है वहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट भी 0 है और जो 5 डिग्री लैटिट्यूड है वहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट बहुत कम होता है और इसी वजह से इस रीजन में साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते। अब 5 डिग्री टू 20 डिग्री इस पे जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है वो ठीक ठीक रेंज में देखने को मिलते हैं अंटिल 20 डिग्री, क्योंकि हमें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम यहाँ बात करनी है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए ट्रॉपिक्स में होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस 5 to 20 डिग्री इज़ द ऑप्टिमम रेंज फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टू फॉर्म एंड टू लाइक एग्जीक्यूट। नेक्स्ट फैक्टर इज़ ट्रॉपिक्स। अब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक्स की, तो इट शुड बी प्रेजेंट इन ट्रॉपिक्स, यानी कि साइक्लोन शुड बी प्रेजेंट इन ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिक्स तो 23.5 डिग्री तक हैं और हम कह रहे हैं कि ये जो है साइक्लोन की फॉर्मेशन है वो 5 डिग्री टू 20 डिग्री है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन 5 to 30 डिग्री देखने को मिले देन इट वुड नॉट बी रॉन्ग, बिकॉज हम एक रेंज की बात कर रहे हैं और रेंज के बाहर एक बफर जोन भी होता है, तो 20 डिग्री कुड बी स्ट्रेच अप टू 30 डिग्री। फाइन, तो जो ट्रॉपिक्स की जो रेंज है वो किसी किसी जगह पर 5 to 20 डिग्री पे ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं और किसी किसी जगह पर 5 to 30 डिग्री की रेंज में भी आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिल सकते हैं। तो ये नहीं क्या सोचना है कि मैम ने तो सिर्फ 20 डिग्री तक बताया था, अभी 30 डिग्री तक कैसे हो गया। ये 30 डिग्री तक 20 to 30 डिग्री तक की जो रेंज है वो बफर जोन की रेंज में आती है, तो वहाँ पे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होते हैं। Now the third factor is warm water temperature, which is very important factor, और ये बात हम सी सरफेस टेम्परेचर की कर रहे हैं, तो इसकी रेंज है इट शुड बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड द डेप्थ मस्ट बी एटलीस्ट 50 मीटर। मतलब जो वाटर बॉडी है उसकी डेप्थ जो है एटलीस्ट 50 मीटर डेप्थ तक जो टेम्परेचर है वाटर का वो 27 डिग्री सेल्सियस तक ज़रूर होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस ज़रूर होना चाहिए। नाउ दिस मच टेम्परेचर एंड डेप्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द लेटेंट हीट एक्चुअली, which is required for the cyclones to develop and intensify to become very huge and catastrophic. अब ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि 50 मीटर की डेप्थ तक तो होना ही चाहिए इन अ पर्टिकुलर वाटर बॉडी।
अब इस टाइप के टेम्परेचर को मेंटेन करने से एटमॉस्फेयर में एक अनस्टेबिलिटी सी बनी रहती है, जिससे कि कन्वेक्शंस एंड थंडरस्टॉर्म्स मेंटेन किए जाते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द साइक्लोन. Now the next factor is rapid cooling of air with height. अब ये जो रैपिड कूलिंग ऑफ एयर है हाइट के साथ साथ, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कंडेंसेशन एंड द क्लाउड फॉर्मेशन एक्चुअली. नाउ द फिफ्थ फैक्टर इज हाई ह्यूमिडिटी. अब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और हाई ह्यूमिडिटी होना बहुत ज़रूरी है फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन टू फॉर्म एंड टू इंटेंसिफाई, बिकॉज एक साइकिल जनरेट होना, किसका, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का, एक कंप्लीट साइकिल जो जनरेट होता है उसके लिए मॉइस्चर बहुत सारा होना बहुत ज़रूरी है. और ये बहुत सारा जो मॉइस्चर है वो सिर्फ एक लार्ज वाटर बॉडी में मिल सकता है. अब लार्ज वाटर बॉडी कैसे वाले होंगे, सी जैसे, ठीक है. एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि वी डोंट फाइंड एनी साइक्लोन ओवर द लैंड पर आते आते दीज साइक्लोन्स डाई आउट. हालांकि हमें वाटर बॉडीज़ पर बहुत बड़े बड़े साइक्लोन मिलेंगे, बट दे डाई आउट एज दे रीच लैंड. नाउ द सिक्स्थ फैक्टर इज लो अमाउंट ऑफ वर्टिकल विंड शेयर. विंड शेयर क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द विंड ईदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. अब इसको ऐसे समझो आप कि अगर सरफेस पे एक विंड है और उससे बहुत ही ज़्यादा तेज एक और विंड अपर एटमॉस्फेयर में है, तो उससे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है. क्लाउड क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे और साइक्लोन भी नहीं बन पाएगा. तो साइक्लोन बनाने के लिए अगर सी सरफेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है तो कंपैरिजन में अपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा तेज विंड नहीं होनी चाहिए, लाइक जेट स्ट्रीम टाइप्स विंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है. देन सेवेंथ पॉइंट इज़ द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्टर्बेंस. मतलब पहले से ही कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस होती रहनी चाहिए या ऐसा माहौल होना चाहिए जो कि साइक्लोन्स को सही समय पर बनाने में मदद करे. एंड द एट्थ फैक्टर इज़ द एरिया ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन वुड बी द एरिया ऑफ ITCZ. अब क्योंकि ये लो प्रेशर बेल्ट है और यहाँ सन की रेज जो हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, तो अब यहाँ हम ITCZ एरिया की बात कर रहे हैं. तो नॉट एग्जैक्टली ITCZ एरिया, इट इज़ अ बेल्ट जो कि शिफ्ट होती रहती है सन की मूवमेंट के साथ. इक्वेटर के कभी ऊपर शिफ्ट हो जाती है, कभी नीचे शिफ्ट हो जाती है. सो दीज आर द 8 important फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लोन फॉर्मेशन. अब जिन रीजन्स में ये 8 फैक्टर्स हमें मिलते हैं, वहाँ के जो साइक्लोन्स हैं, उन पर्टिकुलर रीजन्स के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उनकी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई साइक्लोन्स होते हैं, उनकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बहुत हाई होती है और उनकी फ्लडिंग पावर भी बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होती है. सो ऐसे एरियाज़ में टोरेंशियल रेन्स, स्टॉर्म सर्जेस हमें देखने को मिलते हैं. और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे 8 फैक्टर्स जब फिट होंगे तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ फैक्टर्स के प्रेजेंट होने पर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन जाते हैं इजीली, ठीक है. अब 2 पॉइंट आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि जो हमारा ITCZ बेल्ट है, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 5 डिग्री साउथ, ये जो इतनी चौड़ी बेल्ट है, इस जोन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी फॉर्मेशन ऑलमोस्ट नील होती है, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स ना के बराबर होता है. और जो ये ITCZ बेल्ट है ना, ITCZ जोन अलग अलग टाइम पे अलग अलग एरियाज़ के ऊपर फ्लक्चुएट होता हुआ हमें दिखाई देता है. तो जब भी ITCZ फॉर्म होता है, एक पर्टिकुलर रीजन पे आ जाता है फॉर्म होके, तो हम वहाँ पर जहाँ ITCZ फॉर्म होगा वहीं पर ट्रॉपिकल साइक्लोन भी फॉर्म होंगे, आप ये समझ लो, ठीक है. जिस रीजन से ITCZ शिफ्ट हो जाएगा उसी रीजन से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी शिफ्ट हो जाएंगे.
Now the tropical cyclones originate over oceans in the tropical areas and in the coastal regions. Now this red highlighted zone is tropical region in this slide, and it is the region near to the equator up to Tropic of Cancer in the northern hemisphere and up to the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. Tropical cyclones are basically known by different names depending on the region. So in Indian Ocean they are known by simply cyclones, and if we go near the western Pacific side or the South China Sea they are called typhoons. यानी कि मतलब जितने भी चाइना बॉर्डर पे सी हैं उनमें टाइफून्स देखने को हमें मिलते हैं. Hurricanes are formed in the Atlantic and the northeastern Pacific Oceans. Likewise, in United States of America, tornadoes are found, and in the Western Australia, these cyclones are called willy-willies. Now, this is the time to discuss the most important point of this factor is how do tropical cyclones form. So let's understand this with this short video clip. Please students, watch this video clip very carefully. Now we come to the most important point of this topic, and it is how do the tropical cyclone form or how do they occur. अब इतना तो हमें पता चल गया कि लो प्रेशर इज द की फॉर द साइक्लोन फॉर्मेशन, and this low pressure is generally found in the ITCZ region. और हमें टॉप व्यू भी पता चल गया है कि ITCZ is formed in the spiral manner. Now it is the time to understand the front view of the tropical cyclones. अब सी सरफेस पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जनरेट होने की वजह से जिस 27 डिग्री सेल्सियस एक लो प्रेशर बनता है, एंड दिस लो प्रेशर क्रिएट्स अ टारगेट फॉर द विंड टू कन्वर्ज अपॉन. सो द विंड्स कन्वर्ज ओवर द सरफेस फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस. कन्वर्ज होने के बाद ये विंड्स मॉइस्चर पिक करती हुई आएंगी, देन दे वुड राइज अप. अब लो प्रेशर है, काफी वार्म रीजन है और विंड्स ने मॉइस्चर भी पिकअप कर लिया है, राइज होने लग गई हैं. नाउ व्हाइल राइजिंग अप दिस विंड विच हैज लॉट्स ऑफ मॉइस्चर दे वुड कूल डाउन, और कूल डाउन होने की वजह से ये जो वाटर वेपर्स हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे. अब वाटर ड्रॉपलेट्स बनने का मतलब है कि यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म होंगे. क्लाउड्स कैसे? वर्टिकल क्लाउड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो ये क्लाउड्स जो हैं ट्रोपोपॉज तक पहुंचने के बाद दे वुड स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, क्योंकि ट्रोपोपॉज के ऊपर तो क्लाउड बन ही नहीं सकते. अब क्योंकि वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, which would result in the release of lots of latent heat. मतलब यहाँ पे काफी सारी latent heat generate होगी, जिसकी वजह से this air would become warm, और जो ये warm air होगी ये subside हो जाएगी. और ये कहाँ subside होगी? At this low pressure. इस void में से ये latent heat जो है subside होगी at this low प्रेशर. ये जो रेड कलर का मैंने डॉट लगाया इस पे. अब ये जो ट्रॉपिकल विंड्स हैं ये कन्वर्ज होने के बाद जो राइज अप हुए थे दे वुड डाइवर्ज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स, एंड इवेंचुअली दे वुड सबसाइड एट अ रिमोट लोकेशन. मतलब जो ये विंड्स हैं ये 200-250 किलोमीटर आगे जाके सबसाइड कर देंगी, और ये दे विल फॉर्म अ साइकिल, और ये साइकिल आगे चलकर और इससे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इंटेंसिफाई होगा. अब क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिफाई हो रहा है तो इसकी इंटेंसिफिकेशन में, इसकी फॉर्मेशन में लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉइस्चर सी से आता रहेगा, लो प्रेशर भी इंटेंसिफाई होता चला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे लेटेंट हीट बनती चली जा रही है, और ये जो है एयर इस वॉइड में से सबसाइड करती चली जा रही है, और ये धीरे धीरे ये एयर और ज्यादा वार्म होती चली जा रही है.
अब क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा वार्म होती चली जा रही है तो मॉइस्चर और ज़्यादा राइज अप होता चला जा रहा है एंड दिस विंड इज गेटिंग सर्कुलेटेड, जिससे कि क्लाउड फॉर्मेशन होते चले जाएंगे और ये क्लाउड्स बहुत बड़े क्लाउड्स बनते चले जाएंगे। तो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ये क्लाउड्स इतने बड़े हो जाएंगे कि it will become a fully fledged cyclone and will move under the impact of the trade winds and tropical easterlies you can say। और इस void का एक स्पेशल नाम है और वो नाम है आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो इसके चारों तरफ ये वॉल बन रही है दैट इज कॉल्ड द वॉल ऑफ द आई। अब आई वॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पास की जो विंड्स हैं, जो क्लाउड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाइड होते हैं और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यही वॉल के पास वाले क्लाउड्स और ये विंड्स करते हैं। अब ये ध्यान दो कि जैसी साइक्लोन जो है वो लैंड पे पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इस आई वॉल वाले रीजन से ही होती है और बाकी रीजन से तो सिर्फ बारिश होती है। क्योंकि जब देखो इस रीजन में जब ये विंड राइज अप कर रहा है तो जो इस लो प्रेशर के पास का एरिया है इसमें स्वर्लिंग शुरू हो जाती है, मींस साइक्लिक फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। इसलिए जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये एक साइक्लिक फॉर्मेशन हमें दिखती है एंड द टॉप व्यू लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस एंड द फ्रंट व्यू लुक्स समथिंग लाइक दिस। और अगर आपको बहुत ही समराइज्ड वे में समझना है तो द विंड्स आर ट्राइंग टू रीच द लो प्रेशर एंड व्हेन दे रीच टू द लो प्रेशर दे ट्राइंग टू कन्वर्ज इन अ वे दैट दे राइज एंड व्हेन दे राइज these winds tries to catch the low pressure by moving in a cyclic formation। तो ये देखो आप लोअर एरिया में तो कन्वर्जेंस हो रही है और जो अपर एरिया है, अपर एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है। अब क्लाउड्स फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे रेन बहुत ज्यादा होगी, स्टॉर्म सर्जेस बहुत ज्यादा होंगे और वायलेंट विंड्स होंगी, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है। अब आप ये भी समझ लो कि लैंड के ऊपर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते क्योंकि लैंड पर ना मॉइस्चर मिलती है, ना लेटेंट हीट हो पाती है, क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। जितना क्लाउड बना हुआ है उससे क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगी एंड क्लाउड्स विल डेसिपेट और साइक्लोन और नहीं बन पाएगा एंड इवेंचुअली द आई वुड डाई आउट। और जब साइक्लोन की आई खत्म हो जाती है तो साइक्लोन भी खत्म हो जाता है। Now this image is the perfect example of the tropical cyclone. As you can see here, this is the eye. सेंटर में जो साइक्लोन की फॉर्मेशन में जो वॉइड बना है, यहाँ पर ये रीजन बहुत काम रीजन होता है। इसके चारों तरफ जो है आई वॉल बनी है और आई वॉल के साथ का जो रीजन है इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट। और ये जो बाहर की तरफ जो ये साइक्लिक फॉर्मेशन आती चली जा रही है तो ये क्या है, दिस इज द ओनली साइक्लोन। सो विद दिस आई होप you would be able to understand the concept of tropical cyclone. So students, with this we have finished all the factors which are responsible for affecting India's climate. Hope you understand well, but still if you have any doubt, any query, feel free to ask any day, anytime. You can also mention your doubts and queries in the comment section. I'll solve there also. So till next class, keep learning, keep revising.